बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिर्ज़ा ज़ुबैर यूसुफ, आपका फ़िज़िक्स का टीचर। आज हम इंटर पार्ट 1 की फ़िज़िक्स से चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेसिक्स आप ऑलरेडी स्कूल की फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम ज़रा डिटेल से देखेंगे कि वर्क और एनर्जी क्या होती है। इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन होगा, जो फर्स्ट हाफ होगा, वो वर्क के बारे में, और जो सेकंड हाफ होगा वो एनर्जी के बारे में होगा। तो पहले हम देखते हैं कि वर्क क्या होती है। सिंपल डेफिनेशन की तरफ फिर चलेंगे, और फिर जो पहला आज का जो टॉपिक है 4.1, जिसका नाम है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी वर्क से। आमतौर पर हम वर्क को कंसीडर करते हैं जी काम करना, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो जो वर्क का वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी। मैंने कॉलेज का वर्क किया, मैंने ऑफिस का वर्क किया, मैंने घर का वर्क किया। इसी तरह उर्दू में भी हम कहते हैं जी मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अभी भी एक काम कर रहा हूँ जी, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे ज़हन में ये होता है कि ये जो फिज़िकल और मेंटल जो एफर्ट होता है ना, इसको हम वर्क कहते हैं। लेकिन फिज़िक्स की अगर बात की जाए, फिज़िक्स की डेफिनेशन की अगर बात की जाए, तो वर्क ये नहीं होती। वर्क दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। और वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, या फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। तो इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। आप देख सकते हैं कि मैं इस वुडन बॉक्स को इस ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव करवा रहा हूं। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो ए से बी की तरफ हो रही है, तो जो वर्क हो रहा है वो ए से बी की तरफ हो रहा है। लेकिन अगर आप नोट करें, जो मेरा फोर्स लग रहा है इस वुडन बॉक्स के ऊपर, वो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ एक ख़ास एंगल थीटा के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, तो हम देख सकते हैं कि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होगा, जो कि आपके पास एफ साइन थीटा होगा। तो आप ज़रा खुद बताइए, हमारे पास जो वर्क हो रहा है या बॉक्स की जो मूवमेंट हो रही है वो ऊपर की तरफ को है, मीन्स एफ साइन थीटा की तरफ, या इस तरह हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एफ कॉस थीटा। जी हाँ, आपने ठीक सोचा कि हमारे पास जो वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एफ कॉस थीटा की वजह से। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो वर्क हो रहा है दैट इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मज़ीद हम आगे चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। अब सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डंबल को एक पकड़ा हुआ है, और मैं इस डंबल को पकड़ के बस खड़ा हुआ हूँ। तो इस केस में क्या वर्क होगी, ज़रा सोचिए। जी, वर्क नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने डंबल पे फोर्स तो लगाया जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई इन दिस केस वर्क विल बी जीरो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं डंबल को पकड़ के मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं डंबल को पकड़ के मूव करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी, और मैंने डंबल को पकड़ा, ऊपर को फोर्स लगाया तो फोर्स भी हो गया। तो फिर आपके ज़हन में तो ये होगा जी यहाँ पर वर्क होगी, लेकिन इस केस में भी वर्क नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है कि हमने जब कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात की थी तो वहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा फंक्शन इन्वॉल्व हो गया था। ये जो थीटा होता है ना, इसको हमने बड़े गौर से देखना होता है, बाज़ औक़ात इसकी वजह से हमारा जो आंसर होता है वो गलत आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही मसला होगा कि इस केस में भी वर्क ज़ीरो होगी। रीज़न, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है डंबल पर वो अपवर्ड है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो आपके पास उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर cos 90 आएगा, और एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो वर्क होगी दैट विल बी 0। मजीद एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं जी। अब इस एग्जाम्पल में मैंने इस बाल को पकड़ा है और एकदम से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। तो क्या हुआ, इस बाल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा जिसकी वजह से ये नीचे को गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को, फोर्स भी नीचे को, तो दोनों पैरेलल हो गए। अब जैसे ही पैरेलल की बात आएगी तो आपके ज़हन में
cos 0 डिग्री आना चाहिए एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हमारे पास वर्क मैक्सिमम होगा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे या हमारे पास थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। यहां पर अब मैं इस बाल को ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहा हूं और बाल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर को हो रही है। तो अगर मैं यहां पर पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं जो कि हमेशा डाउनवर्ड है, मतलब नीचे को है, वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन बाल तो ऊपर को जा रही है। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो जाएंगे। फोर्स आपके पास जो नीचे है ग्रेविटेशनल और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो cos 180 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां पर वर्क क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट मतलब एंटी पैरेलल होंगे। अच्छा, अब यहां पर अगर आप नोट करें, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन तो अपवर्ड है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपवर्ड है। तो अगर यहां पर मैं अपने जो अप्लाइड फोर्स की बात कर दूं तो हमारे पास यहां पर वर्क पॉजिटिव होगी ड्यू टू माई अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बाल। लेकिन जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं तो वहां पर मेरे पास जो वर्क है वो नेगेटिव हो जाती है। तो हमारे पास यहां से हमें ये चीज हमें लगती है कि जो वर्क होती है वो डिपेंड कर रही होती है टाइप ऑफ फोर्स। तो एक फोर्स मतलब मोशन सेम था, बाल ऊपर को जा रही थी, लेकिन हमने फोर्स की नोयत चेंज कर दी तो वर्क भी हमारे पास चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन एग्जाम्पल्स के बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं आज के, दैट इज टॉपिक 4.1 वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स तो इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगी, दोनों चेंज नहीं हो रहे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिमेन सेम, देन द फोर्स इज सेड टू बी कांस्टेंट। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये बड़ी एक सिंपल एग्जांपल है वर्क को समझने की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इससे आगे जो दो टॉपिक्स हैं 4.2 एंड 4.3, 4.2 में हमारे पास जो फोर्स है वो वेरिएबल हो जाएगा और जो 4.3 है उसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डिपेंड कर रही होती है टाइप ऑफ फोर्स के ऊपर। अब ये जो टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ढेर सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक 4.2 और स्पेशली 4.3 है वो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 4.3 तो बहुत ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में रिपीट होता है। वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उनकी तरफ भी चलेंगे। फिलहाल हम ज़रा इसको देखते हैं जी। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब यहां पर वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें मैं इस ब्लॉक को मूव करवा रहा था ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ। तो यहां पर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था वो मैंने कांस्टेंट फोर्स कंसीडर किया था। मतलब सपोज 20 न्यूटन है, 20 से ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो 20 न्यूटन फोर्स की वजह से मैं इस बॉक्स को या ब्लॉक को मूव करवा रहा हूं। तो मेरे पास इस केस में जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन भी मैं चेंज नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो वर्क होगा वो किस वजह से होगा, वो प्रोडक्ट की वजह से होगा दो फिजिकल क्वांटिटी। अभी आपको मैं बता चुका कौन सी, नंबर 1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर 2 इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास डेफिनेशन, ये भी 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब यहां से मुझे एक बात पता चलती है, जब मैं इस फार्मूला को देखता हूं W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो ये आपके पास कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, इधर कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो कॉस फंक्शन है, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा, ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में आ रहा होता है। तो हम इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटीज है, इनको इस तरह डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि हमारे पास जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या हम कह सकते हैं वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब हम वर्क की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। अच्छा जी, अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो टाइप है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी यूनिट की तरफ।
अब हमारे पास जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि जो फोर्स है इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन मीटर है दैट इज द यूनिट ऑफ वर्क, या इस न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। जूल एक साइंटिस्ट था, तो उसके नाम से ही यहाँ पर हम इसको जूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आगे मोस्टली हम जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो उसमें हम जूल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो डेफिनेशन ऑफ जूल आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ये भी बोर्ड में 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आई हुई है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको भी साथ ही यहाँ पर लिख दूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लें। अच्छा, अब एक जूल जब भी हमने किसी यूनिट को डिफाइन करना होता है लाइक 1 जूल, तो हम उसके जो फार्मूला होता है ना उसको देखते हैं, और उसमें जितनी क्वांटिटीज होते हैं ना उसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। सपोज यहां पर मैं कहता हूं कि जो वर्क है मेरे पास है वो कितनी है जी, 1 जूल, और फोर्स मेरे पास कितना है जी, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितनी है जी, 1 मीटर। तो मेरे पास फिर 1 जूल को हम जब मैं डिफाइन करूंगा किस तरह से, अगर मैं एक बॉडी या मैस के ऊपर फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन, और उस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे कितना, 1 मीटर, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो वर्क होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल। तो यही चीज इधर आपने इंग्लिश में लिख देनी है, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पर भी वही बात आ गई कि जो आपके पास जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। तो बेटा ये तरीका आपने याद रखना है, कभी भी किसी यूनिट को आपने डिफाइन करना है जो कि डिराइव्ड यूनिट हो, तो आपने उसका फार्मूला पहले लिख लेना, उसमें जितनी क्वांटिटीज होंगी वो 1 यूनिट के इक्वल कंसीडर कर लेनी है, तो फिर उसको आपने इस तरह से इंग्लिश में डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन ऑफ वर्क। अब हमने चैप्टर 1 के अंदर डायमेंशन फाइंड करना सीखी थी। हमने देखा कि हमारे पास अभी तक मैस, लेंथ और टाइम, ये 3 डायमेंशन बार बार आ रही हैं, और यही आगे आएंगे इस फर्स्ट ईयर की किताब की हद तक, जो कि मोशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ml/t² ये किस तरह आया, अगर हम देखें कि हमारे पास जो न्यूटन होता है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर। तो अगर मीटर मीटर यहां पर लें तो ये आपके पास बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस यूनिट से आप ये डायमेंशन निकाल सकते हो। किलोग्राम की जगह हमने एम पुट कर दिया, मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर आ गया, और जो सेकेंड पर स्क्वायर है यहां पर आपके पास टाइम का या टी पर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये लाजमी लगानी है डायमेंशन के लिए। अच्छा, मज़े की बात, आप पीछे चैप्टर 2 के अंदर एक टॉपिक पढ़ के आए थे टॉर्क, जो कि बराबर था आर और एफ की क्रॉस प्रोडक्ट के, उसका यूनिट भी न्यूटन और मीटर आ रहा था, और उसकी डायमेंशन भी यही आ रही थी ml/t²। तो ये भी MCQs में पूछा गया है पास्ट पेपर्स में, तो इस वजह से ये भी मैंने यहां पर लिख दिया कि इसकी डायमेंशन वर्क की सेम होती है एज लाइक अ टॉर्क। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि आपके इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में लिखे हुए हैं रेड पॉइंट्स में, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला पॉइंट क्या जी, हमारे पास अगर थीटा 90 से छोटा हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास वर्क हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 से लेके 89 तक, 90 पे नहीं, क्योंकि अगर आपके पास थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 दैट विल बी इक्वल टू 0, आपके पास वर्क मिनिमम मतलब 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास जो थीटा है वो 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा या 180 के बराबर भी हो जाए, तो आपके पास जो cos फंक्शन होता है वो नेगेटिव आंसर देता है, मतलब आपके पास जो वर्क होगी दैट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट, आपके पास थीटा अगर 0 डिग्री हो और cos 0 डिग्री आपके पास 1 के इक्वल होता है, इन दिस केस द वर्क डन इज मैक्सिमम। अच्छा, अब यहां पर एक ग्राफ, ये भी आपके इसी टॉपिक के अंदर उसने दिया हुआ है नीचे, जो आपको पिंक या रेड कलर का नजर आ रहा होगा बुक में। तो इस ग्राफ के अंदर क्या जी, हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को उसने अलोंग वाई एक्सिस और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस उसने लिया हुआ है। अब यहां पर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, तो
फोर्स कांस्टेंट अगर हो, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास जो जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो फोर्स मेरे पास था जी 10 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट मेरे पास बढ़ती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो गया जी 2 मीटर, अभी भी फोर्स 10 न्यूटन होगा। फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दी 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर और 14 मीटर। ठीक है, अब यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाता जा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा। यहां भी 10 न्यूटन है, इस पॉइंट पर भी 10 है, इस पॉइंट पर भी 10 न्यूटन, हर पॉइंट पर फोर्स आपके पास क्या होगा, 10 न्यूटन होगा। तो अगर मैं बात करूं जी, ये जो पॉइंट आपके पास जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी होगी है, 12 मीटर, और यहां पर भी फोर्स आपके पास कितना होगा जी, 10 न्यूटन। तो आप इस ग्राफ की मदद से वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये किस केस में होगा, जिस टाइम हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इसका इस कर्व के नीचे अगर एरिया ड्रा करूं तो मुझे पता चलता है कि ये जो मेरे पास एरिया होगा, जिसको मैं थोड़ा सा यहां पर शेडेड कर देता हूं, that area will be equal to the area of rectangle। ठीक है, और एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना बहुत आसान है, उसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, उसकी जो बेस है उसको उसके परपेंडिकुलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब लेंथ इनटू विड्थ, तो आपके पास उसका एरिया आ जाता है। तो मैं ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, जो रेड लाइन लगाई है, इसके नीचे वाला जो एरिया वो फाइंड आउट करता हूं। तो वो किस तरह से आएगा कि अगर मैं इस ओ पी साइड को मल्टीप्लाई कर दूं ओ आर साइड से, ये मैंने खुद से नाम रखे हैं, बुक में भी यही लेबलिंग उसने की है, इस पॉइंट को ओ का है, ये पी है, ये क्यू है, और ये पॉइंट क्या आपके पास आर है। तो ओ पी को मल्टीप्लाई कर दूं ओ आर के साथ, तो आपके पास ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ आर, इस साइड पर यहां से यहां तक ये क्या आ रहा है जी, फोर्स आ रहा है, और यहां से यहां तक आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा आपके पास, वर्क है। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो एरिया हमारे पास है दैट इज इक्वल टू द वर्क। और ये कौन सा एरिया, एरिया अंडर द वर्क डिस्प्लेसमेंट कर्व। यहां पर स्ट्रेट लाइन है लेकिन कर्व भी हो सकती है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ये स्ट्रेट लाइन ही होगी बल्कि एक कर्व होगी, तो इसलिए यहां पर मैंने ये लिखा है जी वर्क डिस्प्लेसमेंट कर्व, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर वैल्यू निकालना चाहूँ वर्क की, वो कितनी होगी। सपोज मैंने कहा कि मेरे पास 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, ये आपके पास आ गया जी 10 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो डिस्प्लेसमेंट है डैट इज इक्वल टू, इसके इस पॉइंट के नीचे डैट इज 12 मीटर। तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं जी किसके साथ, 12 मीटर के साथ, तो मेरे पास जो वर्क होगी डैट विल बी इक्वल टू 120 न्यूटन मीटर, या आप जूल भी लिख सकते हैं, दैट वर्क विल इक्वल टू 120 जूल। अच्छा, अब एक और एमसीक्यू जो बोर्ड में आया हुआ है वो क्या है कि हमारे पास जो 1 जूल होता है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। ये भी जो अर्ज है ये भी यूनिट है जी वर्क का, ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यू है जो बोर्ड में आया हुआ है। अच्छा, अब इसी टॉपिक में अगर आप देखें तो आपको ये दो डायग्राम नजर आ रही हैं। एक डायग्राम में ये बाल्टी पकड़ी हुई है किसी ने और बाल्टी को मूव करवा रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वर्क होगा कि नहीं होगा, ज़रा सोचिए इसके बारे में। और दूसरी एग्जांपल है, इसके अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है और दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी पूछा जा रहा है कि आपके पास वर्क होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में भी ज़रा सोचिए। तो पता चलता है कि दोनों केस में वर्क ज़ीरो है। पहला केस वही वाला है जो मैंने डंबल पकड़ के मूव कर रहा था, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट cos 90 आ गया और cos 90 डैट इज जीरो, तो पहले केस में वर्क जीरो होगा ड्यू टू cos 90 डिग्री। और दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, ये वही वाला केस है जिसमें मैं डंबल पकड़ के खड़ा हुआ था और मूव नहीं था कर रहा, तो दोनों केस में वर्क क्या होगी, जीरो। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज का ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज 4.1। इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा है कि जी एक बंदा खड़ा है, उसने हाथ में शापर पकड़ा हुआ, घर का सामान है ग्रॉसरी का, और अपने दोस्त से बातें कर रहा है।
और इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरी सिचुएशन बता रहा है कि एक कार है, उसका इंजन ऑन है लेकिन कार अपनी जगह पर रुकी है। कहता है कि बताओ इनमें क्या चीज़ कॉमन है, सिमिलर है, और किस चीज़ को ज़हन में रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्क के लिहाज से इनमें क्या चीज़ कॉमन है। तो हमें पता चलता है दोनों केसेस के अंदर वर्क ज़ीरो होगी। पहला केस वही कि उसने शार्पर पकड़ा हुआ है लेकिन वो उस तरह से मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन अगर वो मूवमेंट करता भी है तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है, वर्क ज़ीरो होगी। और दूसरी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, कार का इंजन ऑन है, ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं कर रही, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से यहाँ भी वर्क क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।